हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ रूहांकित। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें कि हम देखेंगे हेनरी फ्योर्ड के प्रिंसिपल्स। उससे पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें मेरा चैनल एंड हिट द बेल आइकन अगर वीडियो अच्छा लगे, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशंस आएंगे, क्योंकि मैं वीडियोस लाइफस्टाइल, फैशन, मोटिवेशन, एजुकेशन और करियर काउंसलिंग के वीडियोस में डालता ही रहता हूँ। तो आपको बेल आइकन अगर हिट करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कौन से वीडियोस अपडेटेड पड़े हुए हैं। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक विदाउट एनी डिले। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स ना। हेनरी फ्योल जो है, उन्होंने प्रिंसिपल्स कुछ दिए हैं रिलेटेड टू मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी प्रिंसिपल्स हैं। इसमें पहले जो है हमारा डिवीजन ऑफ वर्क ना। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स जैसे कि हम जानते हैं कि देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं, काम करते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, सीनियर लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। अब हर जैसे कि जानते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ना एक ऑब्जेक्टिव गोल होता है जिनको वो अचीव करते हैं। उस गोल को अचीव करने के लिए दे create a team, they create an policies, they create programs, they create strategies। तो बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए। तो हम देखेंगे कि जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, डिवीजन ऑफ वर्क में क्या होता है कि अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है तो एक इंडिविजुअली फुलफिल नहीं करेगा, वन इंडिविजुअल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, बल्कि ये टीम एफर्ट है। और जहाँ पे बहुत सारे मैनेजर्स और सबॉर्डिनेट्स होते हैं वहाँ पे ये देखा जाता है कौन सा पर्टिकुलर इंडिविजुअल किस चीज़ में बेस्ट है, हम उसको वही काम देते हैं। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर डिवाइडिंग द वर्क इनटू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, अमंग नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि सी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो कंटिन्यूसली, लेकिन अथॉरिटी फ्लो होती है फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, दैट मीन्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू लोअर सबॉर्डिनेट लेवल तक। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो होती है फ्रॉम सबॉर्डिनेट लेवल टू द टॉप मैनेजमेंट। तो ये साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ टेक प्लेस होते हैं। अथॉरिटी जब टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक फ्लो करती है, दैट मीन्स दे आर हैविंग अथॉरिटी, दे गिव पावर्स, दे असाइन वर्क टू सबॉर्डिनेट्स। जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस टास्क को अचीव करके रिपोर्ट बैक करना टू देयर सीनियर्स, टू देयर बॉसेस, दैट मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे दीज बोथ गो साइमल्टेनियसली, एक साथ जाते हैं। एक ऊपर से नीचे आता है टॉप लेवल टू लोअर लेवल, एक नीचे से ऊपर जाता है, दैट इज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू द टॉप लेवल। तो ये सेकेंड पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। थर्ड इज डिसिप्लिन। नॉट डिसिप्लिन मीन्स वेन एवर ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म देयर आर सर्टेन पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ड्राफ्टेड so that each and every manager, each and every subordinate या जितने भी head of departments हैं, they should be in a disciplined way। अब discipline ऐसे भी होगा कि जब हमने authority और responsibility work को divide कर दिया, हमने division of work कर दिया, authority डिस्ट्रीब्यूट कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी एंड रिस्पॉन्सिबल कर दिया उन पर्टिकुलर टास्कों को अचीव करने के लिए, दे हैव टू रिपोर्ट बैक। तो जब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और वर्क डिवाइड हो गया, दैट देयर विल ऑटोमेटिकली बी अ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। द थर्ड पॉइंट इज कंप्लीट। नाउ फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स होता है कि वेन एवर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स आर देयर, तो उनके ऊपर एक बॉस को पुट करती है मैनेजमेंट, एक बॉस को उनके ऊपर सुपरवाइज करने के लिए रख देती है, सो दैट वट एवर कमांड्स दैट सुपीरियर गिव टू द सबऑर्डिनेट्स, दे हैव टू फुलफिल दोज कमांड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर शुड बी वन बॉस ओवर अ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो उनको कमांड दे सके। अगर यहाँ पे 2 बॉसेस हो जाएंगे, 3 बॉसेस हो जाएंगे कुछ नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स के लिए, दैट मीन्स सबऑर्डिनेट्स किसी एक पर्टिकुलर बॉस के लिए लॉयल नहीं हो पाएंगे, दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म द टास्क। वो किसके लिए परफॉर्म करेंगे, बॉस नंबर 1 या बॉस नंबर 2 के लिए। तो इसलिए देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स होता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन अपना मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव पहले से डिसाइड कर रखा है, गोल पहले से डिसाइड कर रखा है। उसी गोल को अचीव करने के लिए एवरीबडी इन द ऑर्गेनाइजेशन में बी सबऑर्डिनेट्स हो गया, एनी टाइप ऑफ मैनेजर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो गए या सीनियर डेजिग्नेशंस हो गई, वो सब क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, सो दैट दे कैन अचीव द
ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव करेंगे एंड दे विल मूव हैपहैज़ार्ड वे, तो जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का दैट विल नॉट बी फुलफिल्ड। तो हमें एक यूनिफाइड डायरेक्शन में ही फ्लो करना है। वॉट एवर डिपार्टमेंट्स दे आर हैविंग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सबका जो अल्टीमेटली गोल होता है वो यही होता है कि वो सो फिफ्थ पॉइंट था हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाउ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स वॉट एवर यूनिट्स वी आर हैविंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ इस तरह से प्रेजेंट करें, इस तरह से अपने वर्क को परफॉर्म करें कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकें। दैट मीन्स दे आर एमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सारे डिपार्टमेंट्स का ऑब्जेक्टिव वही है, वो कैसे भी काम करें लेकिन अल्टीमेटली उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके हम ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद जनरल इंटरेस्ट। ना इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स होता है कि हम ऑफिस क्यों जा रहे हैं, हम सैलरी लेने के लिए जा रहे हैं, बोनस लेने के लिए जा रहे हैं ताकि हमारे घर का खर्च चल सके, ऐसा नहीं है। हमें उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड रख के वी हैव टू फोकस ऑन द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जितना ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस अचीव करेगी, गोल अचीव करेगी, टारगेट्स अचीव करेगी, यू विल बी, आपका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो फुलफिल होता जाएगा। तो हमें फोकस करना है ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट पे, जो उनका गोल है। अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट फुलफिल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज remuneration of employees. Now remuneration of employees means कि whatever remuneration we are giving to the employees, maybe salary दे रहे हैं हम, wages दे रहे हैं, bonus दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, that should be fair and reasonable according as per their talent, as per their experience and qualification. उनको हम under wages, under paid ना करें सैलरी या वेजेस में, उनके टैलेंट के हिसाब से हमें उनको पेमेंट करनी चाहिए। तो हम फेयर रीजनेबल वेजेस एंड सैलरीज प्रोवाइड कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। वेजेस एंड सैलरीज में डिफरेंस ये है कि जो वेजेस हैं वो दिए जाते हैं वर्कर्स और लेबर्स हु आर डूइंग फिजिकल वर्क। सैलरी किसको देते हैं हम, जो वर्क एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल वर्क करते हैं, मेंटल एक्टिविटी के थ्रू काम करते हैं, नॉट फिजिकली। तो वो हो गया सैलरी एंड वेजेस। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ना सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि सपोज मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ छोटी कंपनी का, मे बी सोल प्रोप्राइटरशिप्स या पार्टनरशिप फर्म समझ लीजिए। अब अगर ऐसी फर्म होगी तो मैं क्या करूँगा, सोल प्रोप्राइटर होगी तो मैं सारे डिसीजंस खुद लूँगा, सारे पावर्स मेरे पास है, सारे डिसीजंस मैं खुद लूँगा। दैट मीन्स आई एम हैविंग सेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ अथॉरिटी। मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रलाइजेशन है, क्योंकि सारी डिसीजन, सारे काम में मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन क्या हो गया, जहाँ पे मैंने अपने वर्क को डिवाइड कर दिया, मैंने अथॉरिटीज़ डिवाइड कर दी सो दैट वर्क कैन बी परफॉर्म्ड इन एन ईजी वे। और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन में उस समय प्रेजेंट नहीं होता हूँ देन ऑल्सो वर्क विल नॉट बी हैम्पर, तो वो काम होता रहेगा। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन दोनों चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में साथ साथ कंसिक्वेंटली चलती रहती, साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होती। सपोज मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, मैंने कुछ पावर्स दे दी अपने पास रखी, जैसे पॉलिसी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, एक्सपेंशन, ये सारी पावर्स मैंने अपने पास रखी हैं। बाकी सारी पावर्स जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती मैंने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो वो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज स्केलर चेन। ना स्केलर चेन का मतलब है प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉपर चैनल फ्रॉम विच अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द बॉटम और सबऑर्डिनेट लेवल, या रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट लेवल टू द टॉप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया मैंने, ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेजिग्नेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़, ABCDEFG। अगर कम्युनिकेशन यहाँ से फ्लो करती है दैट मीन्स इट्स अ प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ बेसिकली अ हायरार्की स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू चैनल कम्युनिकेशन फ्लो होगी, अथॉरिटी फ्लो होगी, दैट इज़ स्केलर चेन। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, प्रॉपर हायरार्की, जहाँ जिस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू अथॉरिटी और कम्युनिकेशन फ्लो करेगी। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डर। नाउ स्केलर चेन में एक पॉइंट आ जाता है गैंग प्लैंक। नाउ गैंग प्लैंक इज द शॉर्टेस्ट channel of communication which is created among the employees, maybe head of department से subordinate level या maybe same level पे एक short channel of communication बन जाता है, shortest route बन जाता है so that they can exchange information। क्योंकि जब तक information उनके पास आएगी तब तक बहुत टाइम हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या हुआ, दे आर
having a friendship, they are having a relation with them, they interchange the information with them. That is shortest channel of communication. That is gangplank. Now next point is order. Now order means कि everything should be in a proper place and every employee should be in a proper designation as per their qualification. Order का मतलब है जो चीज़ जहाँ पे हो वहीं पे उसको रखा जाए, जो चीज़ जिसके लिए सुटेबल हो उसी को ही दी जाए. तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय से अगर कंपैरिजन करेंगे, दैट मीन्स वॉट एवर टैलेंट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉय इज हैविंग, उसको प्रॉपर डेजिग्नेशन, उसको प्रॉपर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए. दैट मीन शुड बी इन अ प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर ऑर्डर. That is order. Next is equity. Now equity means whether the employee is a head of department, whether subordinate, whether lower level staff, whether housekeeping staff, सबको हमें समान रूप से समझना है. दैट मीन्स ऑल एम्प्लॉय शुड बी इक्वल इन फ्रंट इन द आइज ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के सामने सारे एम्प्लॉयज़ उनके लिए बराबर है. दैट मीन्स दे डोंट हैव टू कंपेयर और दे डोंट हैव टू इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ वन ओवर द अदर. हमें सबको बराबर समझना है, सारे एम्प्लॉयज़ उनके लिए. तो हमें सबकी इंटरेस्ट पे ध्यान देना है, सबकी प्रमोशन, सबके इंसेंटिव, सबकी सैलरी पे ध्यान देना है हमको. हमें पार्शियलिटी नहीं करनी कि भाई मैं इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन वाले को ज़्यादा सैलरी दूंगा या उनको ज़्यादा फेवर करूंगा. तो देयर शुड बी इक्विटी अमंग ऑल द एम्प्लॉयज़ इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मीन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब भी आप कॉर्पोरेट में जॉब करने जाते हो तो वहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है एज अ प्रोबेशनरी पीरियड. उसको प्रोबेशनरी पीरियड कहते हैं, जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है. मे बी किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1 मंथ का होता है, किसी किसी में 3 मंथ्स का, किसी किसी में 6 मंथ्स और 1 ईयर का भी हो सकता है. दैट इज़ प्रोबेशनरी पीरियड. उस प्रोबेशनरी पीरियड में आपको सारे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क इन टाइम, कैसा ऑब्जेक्टिव आप फुलफिल करोगे और कैसे रहोगे. क्योंकि अगर आपको प्रोबेशनरी पीरियड या आपको स्टेबिलिटी का टाइम नहीं दिया जाता है, इमीडिएटली जॉब में आते आते आपको कह दिया जाए कि यू हैव टू अचीव दिस टारगेट अचीव नहीं करोगे वी विल फायर ऑफ, तो वहाँ पे आप स्टेबल नहीं हो पाओगे. तो जब स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आती, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड बाय द मैनेजमेंट. जब ऑर्गेनाइजेशन से बहुत जल्दी एम्प्लॉयज़ एब्सेंट होते हैं या लेबर टर्नओवर बहुत ज़्यादा, रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली. वहाँ पे कहीं ना कहीं लूप होल्स हैं. दैट्स वाई देयर इज़ नो स्टेबिलिटी अमंग द एम्प्लॉयज़. तो हमें एम्प्लॉयज़ को टाइम देना है स्टेबल होने के लिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करें कि कैसे वो वर्क परफॉर्म कर रही है. That means stability of personnel. Next is initiative. Now initiative means हमें organization में सारे employees, whether it be subordinate, whether it be lower level, middle level management, हमें सबको मौका देना चाहिए और सब में एक quality develop करनी चाहिए, initiative quality, that is leadership quality. आगे आके you have to speak, you have to express your views, you have to express your thoughts and ideas in front of the management. वेदर मैनेजमेंट माने या ना माने, एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन बोलने का मौका मिलना चाहिए, उनको चांस मिलना चाहिए, सो दैट दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट. वो भी समझे कि हाँ मैनेजमेंट ने हमें समझा कि वी कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट. हो सके ना कि वो एक डिसीजन ले आपके पर्टिकुलर पॉइंट पे या ना ले, लेकिन आपको बोलने का मौका दे. दैट मीन्स दे आर इनकलकेटिंग द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप अमंग द एम्प्लॉयज़. वो हमें मौका देना चाहिए. लास्ट पॉइंट इज एस्पिरिट डे कॉर्प्स. Now last point is esprit de corps. Now esprit de corps means whatever organization is achieving with the help of the employees, वो एक individual employee के लिए की help से वो सारा objective achieve नहीं कर रही है और goal achieve नहीं कर रही है. It is the combined effort of all the individuals working in an organization. वहाँ पे cooperation चाहिए, वहाँ पे integration चाहिए. That means not a single individual responsible for achievement of the organization goal, but each and every worker or employees who are working in the organization are combined to achieve the objective of the organization. That means there should be a feeling of we rather than the feeling of I. ये मैंने काम किया, ये कहना है हमने काम किया. Together we can do it. That is these were the principles of Henry Fayol. So these were the principles of Henry Fayol. In my next video I will be sharing about F.W. Taylor principle. Till then, thank you. Channel अगर subscribe नहीं किया, do subscribe my channel, hit the bell icon if you like the video. Thank you.